हेलो एवरीवन, मैं श्रेया जायसवाल, आपकी हिस्ट्री की मेंटोर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म दरोगा जंक्शन पे। मैं आपको आज हिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। वैसे तो यूपीएसआई में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, पर मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो रहेगा वो हिस्ट्री रहेगा। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हम मान लीजिए आपके जीएस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। और उस 40 क्वेश्चन में हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इतिहास से लगभग 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, पर फिर भी अगर आप माने तो 2 से 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ये होते हैं काफ़ी, ठीक है। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो इसके सिलेबस में आता है बस 2 चीज, भारतीय इतिहास और भारत की संस्कृति। ठीक है, तो भारतीय इतिहास और भारत की संस्कृति, ये 2 चीज़ आता है। लेकिन अब ये जो भारतीय इतिहास है, ये देखने में केवल एक नॉर्मल लग रहा है कि हाँ बस भारतीय इतिहास है, लेकिन इस भारतीय इतिहास के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं अगर आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण, उसके अंदर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? पहला, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। दूसरा क्या है? मध्यकालीन। और तीसरा क्या है? आधुनिक। ठीक है, तो इन तीनों से आपका आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करूं कि अगर यूपीएसआई में 2 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आते हैं तो वो है आधुनिक भारत से। तो इसीलिए मैं सबसे पहले शुरू करूंगी आधुनिक भारत को, जिससे आपका अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो वो आधुनिक भारत से फंसे और आपका पूरा पूरा क्लियर हो कि भाई इससे ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आज हम आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक भारत में अगर हम सबसे पहले देखें तो आधुनिक भारत का शुरुआत कहाँ से होता है? जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। तो आज हमारा पहला टॉपिक यही है कि भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है या अंग्रेज कंपनियों का आगमन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे, भारत में विदेशी या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो भारत में, एक मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा था तो हम वाइट ही ले लेते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है।
तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो क्या होता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन? तो अगर हम सबसे पहले, आप लोग अगर मैप नहीं पढ़े हो तो मैं आपको एक मैप बना के दिखा देती हूँ। मैप बनाने के दिखाने का मतलब एक शॉर्टकट मैप ही बना दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम एक बॉक्स बना के देखते हैं, या एक सर्कल से ही हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, ठीक है? यहाँ है अफ्रीका, ठीक है? यहाँ है यूरोप, और यहाँ से हम ले लेते हैं ये पूरा भाग जो है वो एशिया है, ठीक? और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक? और यहाँ है अंटार्कटिका। ठीक है? तो भारत में विदेशी कंपनियों का जब आगमन होता है तो ये यूरोप से ऐसे आती हैं भारत में। क्यों? इतना लंबा सफर तय करने का क्या मतलब है? इतना लंबा रास्ता तय करने का क्या मतलब है? किस लिए आ रही हैं भारतीय विदेशी कंपनियां भारत में? तो इसका प्रश्न उठता है कि भारत में विदेशी कंपनियां आ क्यों रही हैं? तो इसका मतलब होता है कि वो व्यापार करने आ रही हैं, ठीक है? प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि वो व्यापार करने आती हैं। किस चीज़ का व्यापार? मसालों का व्यापार। अब मसालों की ज़रूरत क्यों पड़ती है विदेशी कंपनियों को? देखिए, विदेशी कंपनियां ठंडे जगह पे रहती हैं। विदेश में लोग जो रहते हैं वो ठंडे जगह पे रहते हैं, और वहाँ लोग मीट मांस ज़्यादा खाते हैं, और इसलिए उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए उस पर थोड़े मसाले लगाए जाते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक स्टोर रहे, ठीक है? तो इसलिए भारत में मिलने वाले मसाले काफ़ी उत्तम थे, ठीक है? और उनकी खुशबू बेहतर थी, जो उनको क्या था, वो इसीलिए भारत में आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनको ये मिल नहीं रहा था। पहले भारत से जो होता था व्यापार वो यूरोप पे ऐसे जाता था, ठीक है? ऐसे होता था स्थलीय मार्ग से। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ा कि यूरोपीय कंपनियां जो थी वो क्या कि जलीय मार्ग से आई? क्या ज़रूरत पड़ा कि उनको समुद्र से आने की ज़रूरत पड़ी? तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पहली बात कि भारतीय कंपनियां, सॉरी, पहली बात कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में क्यों आई? तो क्यों? किस लिए? व्यापार के लिए। कौन सा व्यापार? मसाले, सूती वस्त्र, ठीक है? और भी जो भी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे हम गेहूं मान लेते हैं, ठीक है? तो इन सब के लिए यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं व्यापार करने। और अगर आप ये जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आई और भारत पे अपना कब्जा किया, तो वो शुरू में सिर्फ व्यापार करने ही आई थी। क्योंकि जिस वक्त ये कंपनियां भारत में आ रही थी उस समय चल रहा था दिल्ली सल्तनत का काल, ठीक है?
दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक क्या था? लोधी वंश। इसकी समाप्ति हो रही थी और मुगल वंश का आगमन हो रहा था। लोधी वंश में इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध किया था बाबर ने, ठीक है। तो किसने युद्ध किया था लोधी वंश में? इब्राहिम लोधी और बाबर। कब किया था? 1526 में, ठीक है। ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का। तो यहां से आपके क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट बनते हैं कि पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। और इसी से बाबर जो है वो मुगल काल को स्थापित कर देता है। तो भारत में जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम काल और मुगल सल्तनत का प्रारंभिक काल चल रहा था। तो वही दूसरी ओर जो विदेशी कंपनियां थीं उनका मकसद क्या था? केवल व्यापार करना, ठीक है। इन लोग के बीच में अपने द्वंद्व चल रहे थे। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो रही थी, मुगल सल्तनत का आगमन हो रहा था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो यूरोपीय कंपनी है वहां क्या हो रहा था? वहां भी युद्ध हो रहे थे। कैसे युद्ध? व्यापारिक युद्ध। किन लोगों के बीच में हो रहे थे ये व्यापारिक युद्ध? व्यापारिक युद्ध हो रहे थे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाल। एक और यूरोप में अपना एक युद्ध हो रहा था, व्यापारिक युद्ध। वहीं दूसरी ओर यहाँ युद्ध हो रहा था दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के लिए, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, जिससे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और फिर मुगल काल स्थापित हो जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि यूरोपीय कंपनी कैसे भारत में आती है और उसके पीछे का क्या कारण रहता है, क्या इतिहास है, अब हम यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात है कि यहाँ जो चल रहा था भारत में, युद्ध चल रहे हैं, मध्यकालीन युद्ध हो रहे थे, लेकिन वहीं कहीं दूर यूरोप में आधुनिकता आ गई थी। वहाँ पे पुनः जागरण का काल चल रहा था और वहाँ का एक प्रिंस था, प्रिंस हेनरी, ठीक है। प्रिंस हेनरी ये क्या करता है? ये नई नई खोजें करवा रहा था, समुद्र में नए नए स्थल ढूंढ रहा था। तो ये क्या कर रहा था? उस समय बहुत ज़्यादा आधुनिकता को बढ़ावा दे रहा था और ये क्या था? पुर्तगाल का शासक था। हेनरी समुद्र मार्ग की खोज कर रहा था, समुद्र मार्ग से अलग अलग जगह खोज कर रहा था, इसीलिए इसे एक उपाधि दी गई द नेविगेटर की। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि अगर हम पहले पेज में देखें, हाँ, तो ये होता था कि भारत से जो व्यापार होते थे, भारत से जो व्यापार हो रहे थे, यूरोप जो जा रहे थे, कच्चा माल और मसाले जो भी जा रहे थे, वो बीच में कहाँ होके जाते थे? मिडिल ईस्ट में, ठीक है, मिडिल ईस्ट से होके जाते थे, ठीक है।
तो यहाँ क्या करते थे कि ये जो अरब के डाकू थे ये लूट लेते थे, या तो ये होता था कि जो सामान यहाँ से जा रहा है वहाँ इसकी दुगनी कीमत पे यूरोप वासियों को मिलता था, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तब यहाँ पे प्रिंस हेनरी ने कहा कि भैया खोज तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम भारत का खोज करें समुद्र मार्ग से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है यूरोप। ठीक है, यहाँ से दो जगह निकला, पहला स्पेन, ठीक है, पहला कहाँ निकला? स्पेन, जहां से कोलंबस निकला। स्पेन से निकलता है कोलंबस। कोलंबस स्पेन से निकलता है कोलंबस। कोलंबस निकलता है ढूंढने भारत को, लेकिन क्या होता है वो गलती से जा जाता है अमेरिका। ठीक है, वो निकल जाता है पश्चिम में और उसको वहाँ मिलता है अमेरिका। फिर उसके बाद उसी यूरोप से एक जगह है, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल, यहाँ से कौन निकलता है? यहाँ से निकलता है वास्को डी गामा। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, यहाँ से निकलता है वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहाँ से निकलता है वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा अगर हम मैप देखें एक बार, वास्को डी गामा पे अगर हम मैप देखें तो यहाँ यूरोप से, ठीक है, यूरोप से निकल के, एक मिनट, यूरोप से निकल के इस रास्ते यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, इसे आशा अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, इसे आशा अंतरीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं। तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचली बिंदु वास्को डी गामा यहाँ से निकलता है और यहाँ पहुँचता है। ठीक है, और जब यहाँ पहुँचता है तो उसे यहाँ भारत के गुजरात का एक व्यक्ति दिख जाता है। ठीक है, भारत के गुजरात का एक व्यक्ति दिख जाता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। क्या है? अब्दुल मजीद। ठीक, ये क्या करता है, इसके लिए एक मतलब कहते हैं ना कि एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, दिशा निर्देशक का काम करता है ये, इसको यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो अब वास्को डी गामा जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ पे अब्दुल मजीद से मिलता है और फिर इसके बाद वो अब्दुल मजीद उसको भारत का रास्ता दिखाता है। अगर अब्दुल मजीद नहीं मिला होता तो वास्को डी गामा भी ठीक उसी के पहले एक जो आए थे बार्थोलो, उन्हीं के तरह वापस चले गए होते। अब बार्थोलो की क्या कहानी है? मान लीजिए ये अफ्रीका है और वो भी निकले थे, बार्थोलो यहाँ से आए और उनको रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो इसी रास्ते से वापस चल जाते हैं, इसी रास्ते से वापस चल जाते हैं। लेकिन
वास्को डिगामा भी वापस चल जाता अगर उसे अब्दुल मजीद ने रास्ता नहीं दिखाया होता। अब्दुल मजीद के साथ बढ़ के वो आगे जाता है और वो पहुंचता है कहाँ पे? वो पहुंचता है इसी रास्ते से होके भारत के कालीकट बंदरगाह पे। केरला में, ठीक। तो वो कहाँ पहुंचता है? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। फिर यहाँ से, यहाँ पे जो थे वो थे जोमेरीन, जोमोरीन। ये कौन थे? केरला के राजा थे। केरला के जो राजा थे जोमोरीन, वहां इनका स्वागत करते हैं वास्को डिगामा का। अब भारत में वास्को डिगामा का आगमन हो चुका है। ये इतनी कहानी जो रची गई है वो बस ये आगमन की कहानी है। तो देखिए आप लोग को ये समझ में आया होगा कि भारत यूरोप के साथ पहले भी व्यापार करता था, लेकिन क्या होता था? पहले स्थल मार्ग से होता था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये बताइए, क्या ये भारत का पहला यूरोपीय व्यापार था? क्या इसके पहले कभी यूरोपीय व्यापार हुए ही नहीं? हुआ था। प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, इन दोनों में ही भारतीयों का यूरोप के साथ व्यापार हुआ था। प्राचीन भारत में यूनानियों के साथ व्यापार हुआ और मध्यकालीन भारत में भी व्यापार हुआ। लेकिन मध्यकालीन व्यापार का स्रोत जो टूटा ना, वो इसलिए था ना कि जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ता गया, युद्ध होते चले गए, और इसलिए क्या हुआ कि भारत का जो ये कोर था वो टूट गया, और इसलिए अब छोटे छोटे राज्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके व्यापार नहीं कर सकते ना। तो वही बात होता है कि वो लोग इसलिए व्यापार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहां से हमारा यूरोपीय व्यापार से संपर्क टूट गया। अब भारत आता है वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा, मैं आप लोगों को एक रिपीट कर देती हूँ कि वास्को डिगामा जो है वो क्यों आया है? स्थल मार्ग से वास्को डिगामा ने भारत को खोजा। क्या भारत कहीं गुम गया था? नहीं, भारत के साथ पहले भी व्यापार होता था। पहले क्या होता था? स्थल मार्ग से होता था। पहले क्या होता था? स्थल मार्ग से होता था, ठीक है। स्थल मार्ग से होता था, जो लाल सागर से होके जाता था या वो होके जाता था। लेकिन अब क्या होता, मतलब कि आधुनिक काल में क्या हुआ? इसमें वास्को डिगामा ने क्या खोजा? जल, समुद्र से खोजा भारत को, ठीक है। इसकी मदद कौन किए थी? इसके मदद करने वाले अब्दुल हजीज, और इनका स्वागत करने वाले जोमोरीन, ठीक है। अब वो कहानी में आता है ट्विस्ट कि अब आ जाता है वास्को डिगामा भारत। तो अब वास्को डिगामा भारत आ जाता है तो अब क्या होगा? वास्को डिगामा भारत आता है 1498 में, ठीक है। 1498 में वास्को डिगामा आ जाते हैं भारत, और जब ये जाते हैं, मतलब इनका तो बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं जयमोरीन, क्योंकि कोई भी यूरोपीय वासी डायरेक्ट मतलब समुद्र मार्ग से आया नहीं था कभी, तो बहुत धूमधाम से इसका स्वागत करते हैं। और फिर जब ये जाते हैं अपना पूरा सामान लेके, मसाले, कच्चे तेल लेके, तब वास्को डिगामा को ये दिखता है कि भाई कितना लाभ हो गया, 60 गुना ज़्यादा लाभ मिल गया, ठीक है। तो जितना मतलब सोचे थे उससे 60 गुना ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो वास्को डिगामा को 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भारत में अगर हम बात करें तो एक मैप मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ था यूरोप,
यहाँ था एशिया, और इसके बीच में एक स्टेट राज्य था, उसका नाम था कुस्तुस्तुनिया। ठीक है, अगर हम उसके वर्तमान नाम की बात करें तो वर्तमान में उसका नाम है इस्तांबुल। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या है? इस्तांबुल। ये क्या है? यूरोप, और ये क्या है? एशिया। यहाँ से अधिकतर व्यापार जो होता था वो अरब वासियों का होता था, और इधर से जो व्यापार होता था वो इटली वासियों का। ठीक है, तो अरब वासियों का होता था। तो तुर्की ने क्या किया,